हेलो दोस्तों, नहर्स वर्ल्ड में आपका स्वागत है। आज हम दी अकाउंटेंट 2 मूवी पर एक्सप्लेनेशन करेंगे। ये 2025 में रिलीज हुई थी, तो और देर न करते हुए चलिए सीधी वीडियो की ओर बढ़ते हैं। फिल्म की शुरुआत किंग के एक क्लब में बैठने से होती है, जिस पर बाहर खड़े कई लोगों की नज़र थी। इसी बीच एक लड़की चुपके से उससे मिलने आती है। बाहर खड़े लोग अपने बॉस को उस लड़की के बारे में बताते हैं, जो कहता है, बूढ़ा अधिकारी हमारे बारे में किसी को बताने वाला है, उन दोनों को मार डालो। अंदर किंग जिस महिला से मिले थे वो एना थी, जो एक सीमा रक्षक थी और पैसों के लिए लोगों की हत्या करती थी। किंग उसे एक तस्वीर दिखाते हैं और उसे इस परिवार को ढूंढने के लिए कहते हैं, लेकिन एना मना कर देती है क्योंकि उसका इकलौता काम लोगों को मारना था। वो किसी के ठिकाने का खुलासा नहीं कर सकती थी। जब वे बात कर रहे थे तभी किंग ने देखा कि वही लोग अन्ना के पीछे आ गए हैं जो उन्हें मारने आए थे। किंग ने अन्ना को भागने के लिए कहा और खुद वॉशरूम में छिप गए। वहां उन्होंने अकेले ही उन सभी का सामना किया जो उन्हें मारने आए थे। जब वो क्लब से बाहर निकले तो उन्होंने देखा कि अन्ना ने बाकी लोगों को मार दिया है और वो पहले ही जा चुकी है। किंग को मारने की इच्छा रखने वाले व्यक्ति का एक स्नाइपर अभी भी कार में छिपा हुआ था, जिसने अंततः किंग को गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया। उनकी मौत की खबर अगली सुबह उनकी सहकर्मी मडोना तक पहुंचती है, जो शव की पहचान करने गई थी। शव की जांच करते समय मडोना ने उनकी बाह पर लिखा एक संदेश देखा, जिसमें उन्हें अकाउंटेंट को ढूंढने के लिए कहा गया था। मडोना जब किंग के घर जाती हैं तो उन्हें दीवार पर लगी कई तस्वीरों से पता चलता है कि किंग कई हत्या के मामलों की जांच कर रहे थे। उन्होंने किंग के अधूरे काम को पूरा करने के लिए घर किराए पर ले लिया। किंग के सामान के बीच उन्हें एक तस्वीर के पीछे अकाउंटेंट क्रिश्चियन वोल्फ का नाम मिला। किंग के सामान में उन्हें क्रिश्चियन वोल्फ का पता चला, जो एक वैन में रहता है। वो अपनी बाइक, हथियार और वैन में मौजूद बाकी सब कुछ रखता है। अन्ना को क्रिश्चियन के बारे में पता चलता है और वो उसके बारे में पूछने के लिए एक कंपनी को फ़ोन करती है। महिला जवाब देती है, हमारे संस्थान में इस नाम का कोई भी व्यक्ति काम नहीं करता है। मडोना कहती हैं, असंभव, उसके सभी संपर्क यहीं से हैं। ऊपर हम देखते हैं कि कोई उनकी फ़ोन बातचीत सुन रहा था। कॉल को ट्रैक करके उसे पता चलता है कि बात करने वाला व्यक्ति एक महिला है। मडोना वर्तमान में किंग के परिवार के साथ बात कर रही हैं। उन्हें मडोना और किंग की गतिविधियों के बारे में पता चल गया है। अगली दृश्य में हम देखते हैं कि किंग को मारने वाला स्नाइपर एक मछली व्यापारी से मिलता है, जो वास्तव में उनका बॉस बर्क है। वो अपनी पहचान छिपाने के लिए इसका इस्तेमाल करता है। वो वर्तमान में महिला तस्करी यानी अवैध मानव तस्करी में शामिल है। किंग इस मामले से वाकिफ थे और बर्क ने उनकी हत्या कर दी थी। इसके बाद बर्क अपने स्नाइपर टॉम से कहता है कि जो लड़की उस दिन भाग गई थी उसे जैसे भी हो ढूंढ निकालो और मार डालो। तुम उसे नहीं जानते, वो बहुत खतरनाक है। उसने पहले भी एक बार मेरे साथियों पर हमला किया था। कई लोग मारे गए थे, लेकिन मैं बच गया था। अब मुझे पता है कि वो मुझे मारने की योजना बना रही है। इससे पहले कि वो कुछ करे, तुम्हें उसे मार देना चाहिए। फिर वो टॉम को उस दिन किंग से मिलने वाले एक अन्य व्यक्ति के बारे में बताता है। बर्क उसे भी जान से मारने का आदेश देता है। अगले दृश्य में जब मदीना अपने ऑफिस की पार्किंग में होती है तो क्रिश्चियन उससे मिलता है। वो जानना चाहता है कि वो उसे क्यों ढूंढ रही है। वो उससे पूछता है, तुम मुझसे क्या चाहती हो? मदीना उसे किंग के घर ले जाती है। वो बताती है कि मृतक किंग ने उसे ढूंढने के लिए अपनी हथेली पर एक अनुरोध लिखा था। वो क्रिश्चियन को दीवार पर लगी कई तस्वीरें दिखाकर कहती है, किंग इस मामले की जांच कर रहे थे, लेकिन मुझे नहीं पता कि ये चीज़ें आपस में कैसे जुड़ी हैं या इन सब से तुम्हारा क्या लेना देना है। ये समझाने के बाद मदीना सो जाती है। अगली सुबह जब वो सोकर उठती है तो देखती है कि क्रिश्चियन ने पूरी रात इस मामले पर काम किया है। वो मदीना को बताता है कि किंग दरअसल पैब्लो नाम के किसी व्यक्ति को ढूंढ रहे थे। वो अपने परिवार के साथ मेक्सिकन सीमा पर रहता था। फिर पैब्लो अलग हो गया। उसकी पत्नी कई और जगहों पर काम करती थी, जो मुझे उसके अकाउंट से पता चला है। अब पैब्लो को ढूंढने के लिए वे पहले उसकी पत्नी को खोजने का फैसला करते हैं, जहां उसने आखिरी बार काम किया था। वे कारखाने पहुंचते हैं। जब वे कारखाने के मालिक से उस लड़की के बारे में पूछते हैं तो वो कहता है, मुझे नहीं पता, हर दिन सैकड़ों महिलाएं यहाँ काम करने आती हैं, मैं सबका नाम नहीं जानता। जब वो आदमी पाब्लो की पत्नी के ठिकाने का खुलासा करने से इनकार कर देता है तो क्रिश्चियन उससे कहता है,
मेरे पास तुम्हारे कारखाने की अकाउंटिंग की जानकारी है। तुम अपनी बिक्री की मात्रा बढ़ा चढ़ाकर दिखा रहे हो, जिसका साफ मतलब है कि तुम अपना काला धन सफेद कर रहे हो, यानी मनी लॉन्ड्रिंग। ये सुनकर वो आदमी गुस्से में आ जाता है और क्रिश्चियन पर हमला कर देता है। लेकिन क्रिश्चियन भी कम नहीं था, उनके बीच झगड़ा शुरू हो जाता है। उस आदमी के कई लोग उससे लड़ने आते हैं, क्रिश्चियन उन्हें पीट देता है। फिर वो उसी आदमी को दोबारा पकड़ लेता है, जो कहता है कि उसकी कोई गलती नहीं है, कोई दूसरा आदमी लड़कियों की तस्करी में शामिल था। जाने के बाद क्रिश्चियन अपने भाई को फ़ोन करता है और उससे कहता है, मैं चाहता हूं कि तुम आकर एक मामले में मेरी मदद करो। क्रिश्चियन का भाई मान जाता है और वो निकल पड़ता है। वो बाहर आता है और हमें दिखाया जाता है कि उसने इस घर के कई लोगों को मार दिया है। क्रिश्चियन अब उसके पास आता है और उसे अपने मामले का विवरण बताता है। पूरी कहानी सुनने के बाद क्रिश्चियन का भाई 3 लड़कियों को वहां बुलाता है। वो पहले उन्हें पैसे देता है और फिर मार्क के बारे में पूछता है। 2 लड़कियां डर जाती हैं, इसलिए तीसरी कहती है, मैं तुम्हें उसके बारे में बता सकती हूँ, लेकिन अगर तुम मुझे पैसे दो। बाहर मदीना अपने साथी से बात कर रही थी। वे किंग की हत्या के फुटेज देख रहे थे, लेकिन अभी तक समझ नहीं पाए थे कि उसे किसने गोली मारी। इसी बीच मदीना को अपने ऑफिस से पता चलता है कि पावेल, जो किंग के परिवार की तस्वीरें ढूंढ रहा था, उसने भी किसी की हत्या की है। पावेल के पिता ने किंग को पावेल और उसके परिवार को ढूंढने का काम दिया था। मदीना को एक और रिपोर्ट मिलती है कि पावेल के गांव में मानव तस्करी आम है। इस तस्करी के दौरान जब ये लोग पकड़े जाते हैं तो वे उन सभी को मार देते हैं जिन्हें उन्होंने पकड़ा था। पाउलो भी मारा गया था। ऊपर वो लड़की मार्क को फ़ोन करके चली जाती है। जैसे ही मार्क आता है, क्रिश्चियन उसे पीटता है और मेदना की कार की डिक्की में डाल देता है ताकि वो पुलिस के जरिए मामले की जांच कर सके। यहाँ क्रिश्चियन अब मामले को सुलझाने के लिए एक हैकर की मदद लेता है। ये हैकर ज़ाहिरा तौर पर विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को कंप्यूटर कोर्स पढ़ाता था, लेकिन वास्तव में वो उनका उपयोग करके किसी का भी विवरण हैक कर सकता था। मेदना कहती हैं, अगर किंग जैसा कुशल अधिकारी इसे नहीं ढूंढ पाया तो मुझे नहीं लगता कि आपकी टीम इसे ढूंढ पाएगी। हैकर ने मदीना की बात सुनी और इसे एक चुनौती के रूप में लिया। वे अब अन्ना से मिलना चाहते थे, वो लड़की जिसने आखिरी बार किंग से मुलाकात की थी। उनका मानना था कि किंग ने निश्चित रूप से उसे मामले के सभी विवरण बताए होंगे। उस लड़की ने उस दिन की सड़क से सीसीटीवी फुटेज बरामद की थी, लेकिन अन्ना का चेहरा फुटेज में नहीं दिख रहा था, क्योंकि अन्ना ने पहले ही अपना चेहरा नीचे कर लिया था, ये जानते हुए कि उसका चेहरा सीसीटीवी में कैद हो सकता है। सब डरे हुए थे, लेकिन अन्ना नहीं। इस लड़की ने गौर किया कि उस दिन उसी सड़क पर एक महिला सेल्फी ले रही थी जिसके पीछे से अन्ना गुजरी थी। वो अब उस लड़की के फ़ोन और कंप्यूटर को हैक करती है और फोटो के पीछे अन्ना का चेहरा देख लेती है। इस तस्वीर की और जांच करने पर हैकर को पता चलता है कि अन्ना जहां भी गई है वहां हत्या हुई है। अब तक इन लोगों को अन्ना का नाम नहीं पता था। उन्होंने अन्ना का नाम ढूंढने की बहुत कोशिश की, लेकिन नहीं कर सके। घर पर क्रिश्चियन का भाई किंग द्वारा ली गई सभी तस्वीरों को देखता है और खुलासा करता है कि वहां मारे गए सभी लोगों को निश्चित रूप से इसी महिला ने मारा होगा, क्योंकि इन शवों की हत्या का तरीका बिल्कुल एक जैसा था। मेडोना ने पूछा, तुम्हें ये सब कैसे पता? लड़का स्पष्ट रूप से मेडोना से कहता है, मैं भी एक कातिल हूँ। मेदना हैरान होकर चली जाती है, क्योंकि वो एक अपराधी के साथ काम नहीं कर सकती। फिर वो जेल जाती है और मार्क से मिलती है, जो अपने वकील के साथ आया था। मेदना अपनी जांच शुरू करती है, उसे साफ साफ बताने के लिए कहती है कि उसने ये लड़कियां किससे खरीदी हैं, नहीं तो उसे लंबी कैद की सज़ा भुगतनी होगी। मेदना पाब्लो के परिवार की एक तस्वीर भी उसके सामने रखती है और इसे देखकर मार्क खुलासा करता है कि उसने उसकी पत्नी को खरीदा था। मेदना पूछती है कि वो अब कहाँ है और वो जवाब देता है, मुझे नहीं पता, वो बहुत समय पहले मुझसे भाग गई थी, लेकिन फिर मुझे खबर मिली कि वो लंबे समय तक पास के एक अस्पताल में भर्ती थी। मेदना फिर से उस व्यक्ति का नाम पूछती है जिससे उसने लड़कियां खरीदी थीं। इससे पहले कि वो कुछ कह पाता, टॉम ने उसे पीछे से गोली मार दी। हम मदीना को उस अस्पताल में जाते हुए देखते हैं जहां पाब्लो की पत्नी भर्ती थी। डॉक्टर से पूछने पर उसे पता चलता है कि किसी ने उसका यौन शोषण करने की कोशिश की थी। जब टीना अपना बचाव करने गई तो उस आदमी ने उसे इतनी जोर से मारा कि उसके दिमाग में चोट लग गई, जिससे उसकी याददाश्त चली गई। दुर्घटना में उसके चेहरे की स्थिति भी काफ़ी खराब हो गई थी। डॉक्टर बताते हैं कि उसके दिमाग की सर्जरी के साथ साथ चेहरे की भी सर्जरी की गई थी। डॉक्टर ने बताया कि उसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता बहुत मजबूत थी और वो जल्दी ठीक हो गई और पहले से बेहतर काम करने लगी, या यूं कहें
कि वो बहुत अधिक बुद्धिमान हो गई। मेदना डॉक्टर के पास मौजूद सभी जानकारी देखती हैं और पाती हैं कि टीना और कोई नहीं बल्कि अन्ना है, जिससे किंग उस दिन मिले थे और जो एक बाउंटी हंटर बन गई थी। खुद को आज़ाद करने के लिए उसकी पहली हत्या अस्पताल के एक गार्ड की थी। जबकि मेदना और डॉक्टर इस बारे में चर्चा कर रहे हैं, हम देखते हैं कि क्रिश्चियन का सहयोगी हैकर भी पूरा कंप्यूटर हैक कर लेता है और ये सारी जानकारी उसे ट्रांसफर हो जाती है। क्रिश्चियन के भाई को डार्क वेब से एक चेतावनी मिलती है, जिससे पता चलता है कि कोई अन्ना को मारने वाला है। क्रिश्चियन को पता चलता है कि मदीना को मारने का भी कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है। वो उसे बचाने के लिए उसके घर की ओर दौड़ता है। यहाँ हम देखते हैं कि अन्ना पहले ही उसके घर पहुंच चुकी है और उस पर हमला करने की नीयत से उस पर हमला कर दिया है। हालांकि मदीना कोई साधारण लड़की नहीं थी, वो आत्मरक्षा के लिए प्रशिक्षित थी, जो फिलहाल उसकी जान बचा लेती है। तभी अन्ना की नज़र अपने ही परिवार की एक तस्वीर पर पड़ती है। इस तस्वीर को देखकर उसे सब कुछ, अपना अतीत याद आने लगता है। उसका दिमाग उसके साथ हुई घटनाओं से सुन्न हो जाता है। कुछ लोग जबरन उसके गांव के सभी लोगों को पकड़ ले गए थे। वे दुष्ट लोग सभी महिलाओं को पकड़ ले गए और बर्क को बेच दिया। यहाँ उनके पतियों को उनकी आंखों के सामने मार दिया गया था। इसी समय क्रिश्चियन भी वहां पहुंच गया था। अन्ना को खोया हुआ देखकर वो समझ गया कि उसे सब कुछ याद आने लगा है। उसने उसे प्रस्ताव दिया, मैं उसके बेटे को उसके पास वापस ला सकता हूँ, मुझे पता है वो कहाँ है। अन्ना ने उत्तर दिया, अब मुझे वो नहीं चाहिए, मैं वो जीवन पीछे छोड़ चुकी हूँ। ये कहने के बाद अन्ना चली गई और क्रिश्चियन मडोना को अस्पताल ले गया। फिर हम बर्क को देखते हैं, जो मानव तस्करी में शामिल था। वो जानता था कि मडोना उसके पीछे हाथ धोकर पड़ी है, इसलिए उसने अन्ना को उसे मारने के लिए भेजा था। लेकिन जब उसे पता चला कि मडोना अभी भी जीवित है, तो उसे समझ आ गया कि उसका व्यवसाय और वो खुद खतरे में है। उसने अपने आदमियों को अपनी सभी अवैध गतिविधियों को छिपाने और यहाँ से सभी बच्चों को कहीं और स्थानांतरित करने का निर्देश दिया। क्रिश्चियन समझ गया कि बर्क चुप नहीं बैठेगा, जिससे उसके द्वारा बंधक बनाए गए सभी लोगों का जीवन खतरे में पड़ जाएगा। इसलिए वो और उसका भाई बच्चों को बचाने के लिए निकल पड़े। क्रिश्चियन के हैकर को सब कुछ पता चल गया। गाड़ी चलाते समय उसने उन्हें बताया कि उसने मेक्सिकन सीमा के ठीक पार कई बच्चों को ले जा रही एक बस देखी है और वे सभी बर्क से जुड़े हुए हैं। क्रिश्चियन ने हैकर से पूछा कि वो इन बच्चों के साथ क्या करने वाला है। हैकर ने खुलासा किया कि बर्क थोड़ी दूर पर एक विशाल गड्ढा खोद रहा है, जहां वो सभी बच्चों को जिंदा दफन कर देगा। क्रिश्चियन तेजी से अपनी कार लेकर बर्क के ठिकाने पर बच्चों को बचाने पहुंचा। उसने अंधाधुंध गोलीबारी की, जिससे कुछ गार्ड मारे गए। इसके बाद वो और आगे बढ़ा। बर्क के आदमियों ने उसकी कार को निशाना बनाकर गोलियां चलानी शुरू कर दीं, इसलिए वे दोनों कार से उतरकर कहीं छिप गए। वहां से उन्होंने देखा कि बर्क का स्नाइपर टॉम जल्दी जल्दी सभी बच्चों को बस में चढ़ा रहा है। उन्हें बचाने के लिए उन्हें पहले अपने सामने आने वाले गार्डों से लड़ना था। उन्हें रोकने के लिए गार्डों ने उनकी ओर बम फेंके, लेकिन भाग्यवश वे दोनों बच निकले। इसके बाद क्रिश्चियन ने अपने भाई से बस के पीछे जाने के लिए कहा और कहा कि वो वहाँ सब कुछ पता लगा ले, मैं सब कुछ संभाल लूंगा। जब वो जा रहा था, वो एक नायक की तरह गार्डों को मार रहा था, लेकिन तभी एक गार्ड ने उसे घायल कर दिया। घबराने के बजाय वो हंसने लगा, क्योंकि वो जानता था कि अगले ही पल क्रिश्चियन आ रहा है। क्रिश्चियन ने उस गार्ड को भी मार डाला और अपने भाई की जान बचाई। हम देखते हैं कि टॉम बस को उस जगह ले आता है जहाँ वो सभी बच्चों को दफनाने वाला था। गाड़ी तेजी से रोककर वो सभी बच्चों को गड्ढे में उतरने के लिए कहता है। ठीक तभी क्रिश्चियन और उसका भाई वहां पहुंच जाते हैं। वे वहां मौजूद सभी लोगों पर गोलियां चलाने लगते हैं। टॉम समझ गया था कि वे उसे भी मारने के लिए आगे बढ़ेंगे, इसलिए उसने पाब्लो के बेटे को बंदूक की नोक पर पकड़ लिया। बच्चे को बंधक देख क्रिश्चियन भी थोड़ा डर गया। वो बस में घुसा और अपनी बंदूक टॉम की ओर तानी। अपने डर पर काबू पाने के लिए उसने एक कविता पढ़नी शुरू की और फिर एक गोली चलाई, जो सीधे टॉम को लगी और वो मारा गया। सबको खत्म करने के बाद दोनों ने बच्चों को बचाया और उनके साथ वापस आ गए। दूसरी ओर क्रिश्चियन के हैकर ने अन्ना को फ़ोन किया और बर्क का असली चेहरा उजागर किया। उसने पहले अन्ना और उसके गांव की अन्य लड़कियों को पकड़कर बेच दिया था, उनके पतियों को मार डाला था और वो अब भी बच्चों की तस्करी कर रहा है। क्रिश्चियन ने जिन बच्चों को बचाया है, उनमें वही बच्चा भी शामिल है जिसे क्रिश्चियन और दूसरों ने बचाया था। बर्क की असलियत जानकर अन्ना को गुस्सा आ गया और वो उसे मारने के लिए उसके घर पहुंच गई। बर्क को देखकर वो भागने की कोशिश करता है, लेकिन अन्ना अपनी चाकू लेकर उसके पीछे दौड़ती है और दृश्य एक भयानक रूप ले लेता है।
कुछ हफ्तों बाद हम मैडोना को देखते हैं, जिसने बर्क की सभी संपत्तियों को सील कर दिया था और मानव तस्करी के और भी सबूत जुटा लिए थे। क्रिश्चियन और उसके भाई की सहायता से उसने मामले में महत्वपूर्ण प्रगति की थी। बर्क के अलावा उसने मानव तस्करी में शामिल कई अन्य लोगों को भी गिरफ्तार किया। क्रिश्चियन को धन्यवाद देने के लिए उसने उसी संस्था को फ़ोन किया जहां उसने पहले फ़ोन किया था। महिला ने उससे कहा कि इस नाम का कोई भी व्यक्ति वहां काम नहीं करता है। मैडोना ने कहा, मुझे पता है। वो ये भी जानती थी कि क्रिश्चियन का हैकर उनकी बातें सुन रहा होगा। हम देखते हैं कि इसी हैकर ने अपने संस्थान में उन सभी बच्चों को आश्रय दिया था। फिल्म के अंतिम दृश्य में क्रिश्चियन और उसके भाई को एक साथ यात्रा पर जाते हुए दिखाया गया है और फिल्म उन्हीं के साथ समाप्त होती है। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। तो मैं आपसे अगले वीडियो में मिलूंगा। तब तक के लिए ख्याल रखना।